हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। आज हम लोग ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर देखेंगे क्लास 6 का, जो कि है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। यानी हमारी जो पृथ्वी है उसमें अक्षांश रेखाएं क्या है, देशांतर रेखाएं क्या है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो देखिए, आपने क्या है, हमने पहले जाना था कि हमारी जो पृथ्वी है वो कैसी गोलाकार नहीं है। वो क्या है, अपने उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी है और मध्य में थोड़ी सी उभरी हुई है ना। तो इससे क्या है कि हम ये कल्पना कर सकते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वो कैसे दिखाई देगी। अब पृथ्वी को हम कैसे देख सकते हैं, तो उसके लिए उसका एक छोटा सा नमूना बनाया गया है जिसको कि ग्लोब कहते हैं। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। वास्तविक यानी कि बिल्कुल वैसा ही बनाया गया है, सारी चीज़ें वैसी ही वहाँ पे मेंशन की गई जैसे हमारी पृथ्वी पर है। ठीक है, तो अब ग्लोब अलग अलग आकार के मिलते हैं, छोटे बड़े, आपके पॉकेट साइज़ के भी मिलते हैं, एक बैलून की तरह भी होता है जिसे आप फुलाकर फिर देख सकते हो पूरा। ग्लोब कैसे है, स्थिर नहीं होते हैं, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कि हमारी जो पृथ्वी है ना वो अपने अक्षांश पर घूमती रहती है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया गया है। सही आकार यानी कि जहाँ जैसे हमारी पृथ्वी में रियल में है वैसा ही। तो स्कूल में उसी की हेल्प से पढ़ाया भी जाता है। ठीक है, तो पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना जो है वो कठिन है। इसके लिए क्या है कि हम कुछ बिंदुओं और रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। तो एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है और जिसे अक्ष कहा जाता है। अगर ग्लोब देखोगे तो आप सुई में जो है होता है और वो थोड़ा सा झुका हुआ होता है, तो उसे क्या कहते हैं, अक्ष यानी एक्सिस कहते हैं। ये क्या एक काल्पनिक है, रियल में जो हमारी पृथ्वी है उसमें कोई ऐसी सुई नहीं है, ठीक है, पर हम ग्लोब में उसे दिखाते हैं। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उत्तर या दक्षिण ध्रुव क्या है कि जहाँ से जो हमारी पृथ्वी जो है उसके अक्ष से उत्तर और दक्षिण की तरफ की ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। ठीक है, एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। तो ये तो हो गया कि इससे हम उत्तर और दक्षिण ध्रुव बताते हैं, लेकिन एक अन्य रेखा होती है जो कि पृथ्वी को बांटती है, इसे विषुवत वृत्त कहते हैं। तो ये देखिए, हमारी पृथ्वी ग्रीन कलर का आप देख रहे हो, इसमें आप देखिए बीच में जो हिस्सा होता है उससे हम दो भागों में काट देते हैं अपने पृथ्वी को बराबर भागों में, उसे विषुवत वृत्त कहते हैं। पृथ्वी के ऊपर में स्थित आधे भाग का उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण भाग वाले आधे भाग को दक्षिण गोलार्ध कहते हैं। तो उत्तर की तरफ जो है उसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और जो दक्षिण की तरफ है उसे दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब क्या है, गोले का अर्ध भाग, ठीक है, आधा भाग। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त है। और काल्पनिक है, ये कुछ भी ऐसा रियल में लाइन नहीं है पृथ्वी पर इसे क्या है, मेज़र हर चीज़ को, हर जो भी स्थान है उसको पता करने के लिए, उसके डायरेक्शन स्थान को पता करने के लिए ऐसा बस काल्पनिक माना गया है। सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है, ये क्या है, ये किसी भी स्थान की स्थिति को बताने के लिए सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ स्थिति बिंदु है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, किसी स्थान को बताने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, विषुवत वृत्त। उसके बाद क्या है कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश रेखा कहा जाता है और अक्षांशों को अंश में मापा जाता है। ठीक है, तो विषुवत वृत्त हो गई हमारी, उससे ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्त जो होते हैं उनको अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अब विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है। क्यों, अब इससे जो भी हम नाप रहे हैं उसे हम अंश में नाप रहे हैं, तो विषुवत वृत्त जो है उसको हम शून्य अंश मान के चलते हैं। अब क्या है कि जो हमारा, चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी जो है वो पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त को एक चौथाई है, अतः इसका माप होगा 360 अंश का एक चौथाई। ठीक है, और यानी कि 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव को दर्शाता है और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि विषुवत वृत्त शून्य अंश हो गया और उसकी तरफ से जो 90 अंश है वो उत्तरी अक्षांश को उत्तर ध्रुव को दर्शाएगा और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। फिर देखिए क्या होता है कि इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की
तरफ जितनी भी समांतर रेखा है उन्हें हम उत्तरी अक्षांश कहते हैं, और जो विषुववृत्त के दक्षिण साइड में जितनी भी रेखा है उन्हें हम दक्षिण अक्षांश कहते हैं। अब ये जो दक्षिण और उत्तरी दक्षांश है उनको हम कैसे दर्शाते हैं, उनको हम उत्तरी और दक्षिणी लिखना जो है बहुत ज़रूरी होता है। उत्तरी के लिए हम ऊ बनाते हैं और दक्षिणी के लिए द बनाते हैं। अब ये ज़रूरी क्यों है, क्योंकि रेखा के उधर साइड यानी उत्तर की साइड भी 20 अक्षांश होगा या 30 अक्षांश होगा और दक्षिण साइड भी होगा। जैसे कि एग्जांपल में महाराष्ट्र में जो चंद्रपुर है एवं ब्राज़ील में बेलो हॉरिजॉन्ट जो है वो दोनों ही क्या है 20 अक्षांश पे। अब कैसे पता चलेगा कौन सा दक्षिण उत्तर, अगर हम उत्तर और दक्षिण लिखेंगे ही नहीं। चंद्रपुर 20 अंश उत्तर में है और हॉरिजॉन्ट 20 अंश जो है वह दक्षिण में है, इसलिए चंद्रपुर क्या हम लिखते हैं 20 अंश ऊ, और जो हमारा बेलो हॉरिजॉन्ट है उसमें 20 अंश द लिखते हैं ताकि हमें स्थिति सही से पता चले। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं। तो विषुववृत्त, उत्तर ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं और भी हैं। देखिए आप याद रख लीजिएगा। स्थिति विषुववृत्त की 0 डिग्री उत्तर, 90 उत्तर और ध्रुव में 90 डिग्री दक्षिण। तो 4 जो अन्य हैं जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, पहला है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, इसकी स्थिति भी आप याद कर लीजिए। दूसरा है दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा। तीसरा है विषुववृत्त के 67.1/2 डिग्री उत्तर में उत्तर ध्रुव वृत्त और विषुववृत्त रेखा के 67.1/2 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त। तो ये 4 इंपॉर्टेंट है, बाकी वो 3 तो इंपॉर्टेंट है, बाकी ये 4 इंपॉर्टेंट है। इनकी स्थिति आपको पता होनी चाहिए। अब पृथ्वी के ताप कटिबंध यानी कि पृथ्वी जो है उस पर अलग अलग स्थान जो है वहाँ पे क्या है हमारा टेम्परेचर अलग होता है, तो उसके हिसाब से उनको अलग अलग नाम दिए गए। तो वो कैसे बताए जाते हैं, तो कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर आता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है और इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कहाँ पे, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सबसे अधिक ऊष्मा में होता है, इसलिए इसे उष्णकटिबंधी कहा जाता है। ये चित्र में देखिए कैसे सूर्य बिल्कुल सीधा है, तो बीच में जो है सबसे ज़्यादा एकदम सर के ऊपर आ जाता है और सबसे ज़्यादा वहाँ पे क्या होती है, गर्मी होती है, तो ये उष्णकटिबंधी कहा जाता है। दूसरा क्या है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती है, जहाँ ध्रुव है वहाँ पे इस तरह से देखिए चित्र में बताया कि तिरछे सूर्य की जो किरणें होती है वो तिरछी होती हैं। तो इस प्रकार से उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव वृत्त तथा उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिण ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, ठीक है। ना यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती ना ही सर्दी, इसलिए इन्हें क्या है शीतोष्ण कटिबंधी कहा जाता है। तो आपको ये देखिए स्थिति याद होनी चाहिए कि उत्तरी गोलार्ध के कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव और दक्षिणी गोलार्ध के मकर रेखा और दक्षिण ध्रुव के बीच का स्थान क्या है, शीतोष्ण कटिबंधी कहलाता है। यहाँ पे क्यों कहलाता है, क्योंकि तिरछी होती हैं यहाँ पे सूर्य की जो किरणें होती हैं। इसके अलावा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर ध्रुव व्रत एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण ध्रुव व्रत और दक्षिण ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता है, इसलिए ये शीत कटिबंध कहलाता है। तो क्योंकि हमारी पृथ्वी के अपने अक्षांश पे थोड़ी तिरछी है, तो यह वाला जो स्थान है यहाँ पे सूर्य जो है वो उसकी किरणें नहीं आ पाती हैं अच्छे से, तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है और इसलिए इसे शीत कटिबंध कहते हैं। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा देशांतर क्या है। तो प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अक्षांश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। उनकी सही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। तो इस संदर्भ रेखा को देशांतर समांतर कहते हैं, यानी कि हमें अब ये जानने जो स्थिति है इन दोनों की सेम है दक्षिण की तरफ, तो जानने के लिए हम क्या है इन रेखाओं को जो संदर्भ रेखा कहते हैं उन्हें देशांतर रेखा कहते हैं, और उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है, ठीक है। देशांतर, देशों का अंतर, देशांतर के नाम से क्या मतलब है, प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया गया और ये अर्धवृत्त है तथा उनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहाँ सभी देशांतरी एवं उत्तर आपस में मिलती है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये क्या है, ये एक अर्धध्रुव है और इसमें क्या है, जब बीच की जो दूरी होती है ध्रुवों की तरफ बढ़ती है तो घटती है और ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, ठीक है, और सभी देशांतरी एवं उत्तर आपस में मिलती हैं।
इसके बाद क्या है कि अक्षांश रेखाओं में से भिन्न सभी देशांतरी युमोत्तरों की लंबाई समान होती है। जो अक्षांश रेखाएं हैं वहाँ से क्या है कि सभी देशांतरी युमोत्तर जो होती हैं उनकी लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चित किया कि ग्रीनिच, जहाँ की ब्रिटिश राज्य वैधशाला स्थित है, तो ये इंपॉर्टेंट है, वैधशाला कहाँ पर है, ग्रीनिच में, से गुजरने वाली युमोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाएगी और ये युमोत्तर को प्रमुख युमोत्तर कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब क्या, ठीक है, तो अब ये प्रमुख युमोत्तर है ग्रीनिच, इसका मान 0 डिग्री देशांतर है तथा यहाँ से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 पश्चिम तक गणना करते हैं, क्योंकि क्या है टोटल 360 है, इसको हमने 0 देशांतर मान लिया है। प्रमुख युमोत्तर तथा 180 डिग्री युमोत्तर मिलकर पृथ्वी को दो समान भागों, पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती हैं। अब ये जानना रोचक होगा कि 180 पूर्व और 180 पश्चिम युमोत्तर एक ही रेखा पर स्थित है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोनों क्या है एक ही रेखा पर स्थित है, जो कि क्या है हमारी प्रमुख युमोत्तर। तो युमोत्तर रेखा जो है उसके पूर्व में 180 पूर्व हो गया और पश्चिम में 180 पश्चिम हो गया। ये देखिए अभी इस चित्र में आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए ये हमारी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, दो चीज़ें हो गई जो हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही। एक तो विषुवत वृत्त हो गई, एक हमारी प्रमुख युमोत्तर रेखा हो गई। विषुवत वृत्त क्या हो गई हमारी ऊर्ध्वाधर हॉरिजेंटल टाइप में बांट रही है। ठीक है, तो उसमें क्या है उसमें हमारा दक्षिण, उत्तर और दक्षिण है, लेकिन प्रमुख युमोत्तर जो है वो हमें वर्टिकल फॉर्म में काट रही है पृथ्वी को दो बराबर भागों में, जिसमें कि पूर्व और पश्चिम दिशा है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद क्या है कि अब ग्लोब पर अक्षांश रेखा एवं देशांतर युमोत्तर के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश एवं देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हो। जैसे एग्जांपल के असम में ध्रुवीय धुबरी जो है वो 26 डिग्री उत्तर अक्षांश एवं 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। तो अक्षांश रेखाएं भी आपको पता चल गई हैं और आपको देशांतरीय युमोत्तर भी पता चल गए हैं। ठीक है, तो अगर आपको स्थिति सही पता है तो आप उसकी हेल्प से क्या है किसी भी स्थान जो है उसकी स्थिति को बता सकते हो। तो ये क्या है धुबरी का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। तो हम देखेंगे कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं और वो बिंदु जो है वो धुबरी कहलाता है। तो अगर अब क्या करें इसको समझने के लिए हम कागज़ पर भी समान दूरी वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, तो क्षैतिज रेखाएं जो होंगी वो क्या कहलाएंगी हमारी विषुवत रेखा यानी अक्षांशों को दर्शाएंगे, और जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं वो हमारे देशांतर को दर्शाएंगी। तो आप इस पे फिर क्या है ऊर्ध्वाधर रेखा को हम 1 2 3 का नंबर दे सकते हैं और क्षैतिज रेखा को हम का खा गा दे सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैं आपको चित्र में दिखाती हूँ, इस तरह से हम क्या है पूरी लाइनें खींच कर हम फिर अलग अलग स्थिति जो बता सकते हैं। आप बीच में देख रहे होंगे कि ग्रीनिच है, ग्रीनिच के इधर साइड आपको प्लस में दिख रहे हैं नंबर और इधर साइड हमने माइनस में दिख रहे हैं। तो इस तरह से हम क्या है सबकी स्थिति को दर्शा सकते हैं कागज पर भी। ये देखिए एक और चित्र यहाँ पे, और फिर हम उसमें ऐसे गोला करके जो निशान है बना सकते हैं। उसके बाद आता है अब देशांतर और समय, यानी कि जो देशांतर हैं हमारी युमोत्तर हैं देशांतर, उनसे हम समय का कैसे पता लगाते हैं। जैसे अब हमें पता है कि अलग अलग देशों में अलग अलग समय है, तो ये कैसे डिसाइड कैसे किया जाता है कि कहाँ पे क्या समय होगा। तो समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की गति है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, और जो सूर्योदय तथा सूर्यास्त तो है वो प्रतिदिन होता है। तो जो दोपहर में सबसे छोटी एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है, यानी कि सूर्य के द्वारा बनी जो परछाई होती है वो क्या होती है दोपहर में सबसे छोटी होती है एवं सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। ये इंपॉर्टेंट, पृथ्वी किस तरफ जो है वो चक्कर लगाती है पश्चिम से पूर्व की। तभी आप ग्लोब में अगर घुमाते हो तो उसको भी पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाते हो। अतः वे स्थान जो ग्रीनिच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनिच समय से आगे होगा और जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, अब क्या है कि समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग क्या है 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, यानी पूरा चक्कर लगा लेती है 24 घंटे में, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री एवं 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। ठीक है,
तो 24 घंटे में क्योंकि कर रही है 360, तो 15 में हम 15 डिग्री कितना घूमेगी, 4 मिनट में। इस प्रकार जब ग्रीनिच में दोपहर के 12 बजेंगे तब ग्रीनिच के 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 गुणा 4 यानी कि 60 मिनट, अर्थात ग्रीनिच के समय से 1 घंटे आगे, अर्थात वहाँ दोपहर के 1 बजा होगा। तो इस तरह से ग्रीनिच जो है उसके हिसाब से जो है वो अलग अलग स्थानों की जो समय है उसकी गणना की जाती है। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजते हैं ना। ये तो कहा जाता है कि 12 बजे जो है वो सूर्य का प्रकाश सबसे ज़्यादा होता है, गर्मी सबसे ज़्यादा होती है, वो उच्चतम बिंदु पर होता है। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस समय का स्थानीय समय कहलाता है। और आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय यमोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय जो है वो समान होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि देशांतरीय यमोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान होता है, ये स्थानीय समय। इसके बाद हम मानक समय देखेंगे। मानक समय क्या होता है? तो मानक समय क्या होता है कि बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होता है। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होगा। यानी किन्हीं दो स्थानों को ले लिया और उनके बीच में कितना अंतर है उसको देखा है। इसलिए यह आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यमोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना गया है। जो क्या है, मध्य भाग से गुजरती है देश के, उसके समय को हमने मानक समय मान लिया। मानक यानी स्टैंडर्ड समय मान लिया, और इस यमोत्तर रेखा के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82 1/2 डिग्री पूर्व को मानक यमोत्तर माना गया। ये इंपॉर्टेंट है कि भारत में मानक यमोत्तर किसे माना गया है, तो ये आप याद कर लीजिए। इस प्रकार यमोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है और इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय मानक समय क्या है, उसकी क्या स्थिति है, ये आपको पता होना चाहिए। भारत ग्रीनिच के पूर्व 82 डिग्री 30 पूर्व में स्थित है तथा यहाँ का समय जो है वो ग्रीनिच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे। इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, कि भारत की स्थिति क्या है और ग्रीनिच के समय से उसमें कितना अंतर है, 5 घंटे 30 मिनट वो आगे है क्योंकि वो पूर्व में स्थित है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है और जिसके कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। कुछ देश क्या होते हैं, बहुत बड़े देश है, उनका विस्तार बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे अलग अलग जगह पे जो है वो अलग अलग समय होता है। अलग अलग जगह मतलब अलग अलग स्टेट में अलग अलग समय होता है, अंतर पाया जाता है। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। जैसे हमारा जो भारत है उसमें तो पूरी ओवरऑल इंडिया में समय जो है वो समान है, लेकिन रूस हो गया या आप अमेरिका में भी देखेंगे तो अलग अलग स्टेट में जो है वो कुछ कुछ घंटे का अंतर पाया गया है, क्योंकि वो क्या है, बहुत बड़ा है, देशांतरीय विस्तार बहुत अधिक है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। क्यों? क्योंकि 15 गुणा 24 कितना हो गया हमारा, 360 हो गया। तो एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया और 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। तो यहाँ पे ही हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। इसमें आप लोगों ने क्या देखा, विषुवत रेखा क्या है, ठीक है, यमोत्तर जो है वो क्या है, यमोत्तर रेखा क्या है। फिर हमने देखा कि विषुवत रेखा जो होती है वो दक्षिण और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण को बताती है। विषुवत रेखा पूर्व पश्चिम को बताती है, अक्षांशों को बताती है। ग्रीनिच क्या है, उसके बाद भारत की स्थिति क्या है, स्थानिक समय क्या है, मानक समय क्या है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपने इस चैप्टर में देखी हैं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो सब कुछ। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।